Good morning, student. Today we learned about India's foreign trade at the time of independence. देखो बेटे, इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे देश के अंदर हमारे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन क्या थी, उसके बारे में हम लोग पूरा रीड करेंगे. देयर आर सम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस विच हैव डिस्कस्ड in our which have discussed the situation of India's foreign trade at the time of independence. First one is Indian economy suffered its colonial exploitation during the British regime. ब्रिटिश राज्य के समय बेसिकली हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से उपनिवेशवाद के रूप में शोषण किया गया. ये कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, कई बच्चों को तो इसका मीनिंग ही नहीं पता है. कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन का मीनिंग क्या होता है बेटे? एक देश के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करके उसको अपने देश में ले जाना और वहां से तैयार सामान को बहुत अधिक दामों पर इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए सेल करना, जिससे कि वहां के घरेलू उद्योग धंधे क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं. तो बेटे इसको क्या कहते हैं? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन. तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सहन करना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे? इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करते थे. सेकेंड वन, Britishers used the natural resources as a raw material for their industrial output. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है बेटे. इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का आना और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आना एक ही समय पर हुआ था. तो बेटे जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने पूरी तरह से इंडिया को कैप्चर कर लिया. तो नो डाउट बेटे वो इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको क्या करते थे? एज ए रॉ मटेरियल अपने देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए यूज करते थे, ताकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सके. तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी का जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको हर तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. बिसाइड्स, पॉइंट 3, besides being a source of raw material, Indian economy was also exploited as a market for the industrial product. अब देखो बेटे, हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि नो डाउट इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ब्रिटेन के लिए यूज करते थे. तो नो डाउट ब्रिटेन के बने हुए सामान के लिए भी वो क्या करते थे? हमारी इंडस्ट्री, ब्रिटेन में जो भी सामान बनता था, जो भी बेसिकली इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करके बनती थी, उनके लिए भी साइज ऑफ मार्केट को इनहेंस करने के लिए, ताकि साइज ऑफ मार्केट का मतलब क्या है? इंडिया के नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को इंक्रीज करने के लिए भी वो क्या करते थे कि रॉ मटेरियल तो लेते ही थे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो मार्केट था उसको भी पूरी तरह से ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए एक्सप्लॉइट करते थे. सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गिव सम इम्प्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. देखो बेटे, जो एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वॉल्यूम होता है बच्चों, क्वांटिटी. मैं इसको भी डिस्कस करूंगी आपको की पॉइंट्स के अंदर. तो बेटे जो वॉल्यूम था इंटरनेशनल ट्रेड में वो काफी बढ़ गया था. उसका मेन रीजन क्या था कि हमारा जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था वो काफी ज्यादा था. तो इसके कारण भी बेटे हमारे जो डोमेस्टिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो भी क्या हो गए? डिक्लाइन हो गई, उनका पतन होना शुरू हो गया. और सबसे बड़ी जो सेटबैक लगी वो किसको लगी? हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को. नो डाउट बेटे बेसिकली अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपने हाथ से बने हुए वस्तुओं के उत्पादन के लिए इंडिया आज भी देश भर में जाना जाता है. तो बेटे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें पूरी तरह से हमारे देश में हाथ से बनी हुई वस्तुओं के उद्योगों को खत्म कर दिया. अब देखो बेटे नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज फेवरेबल. फेवरेबल क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड आर ऑफ 3 टाइप्स. अगर बैलेंस है तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, दिस इज नोन एज ए बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब मान लो व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, दिस इज नोन एज ए सरप्लस ऑफ ट्रेड. वेन अवर इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, दिस इज नोन एज डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट माने नुकसान यानी कि घाटा. सरप्लस का कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा. और डेफिसिट का कब होगा स्टूडेंट? जब बेसिकली हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे? ग्रेटर होंगे. तो देखो बेटे हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था काफी सरप्लस रहता था. सरप्लस रहने का कारण क्या था बच्चों? हमारे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो मेन रीजन था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चरल गुड्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है ना? हमारे जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, एज रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते, तो इसलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो क्या था? सरप्लस था. नेक्स्ट वन, in 1946-47 excess of exports over imports were estimated as of 31 crore.
Though in 1947-48 the balance of trade had shrunk to 14 करोड़। अब देखो बेटे 46-47 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस है बच्चों। तो यहाँ पर बेटे बेसिकली जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो 31 करोड़ थे, जबकि उसके बाद 47-48 के अंदर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो काफी कम होकर कितना हो गया, 14 करोड़ हो गया। आगे देखो बेटे नेक्स्ट पॉइंट, एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इट वॉज लार्जली कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब क्या है, प्रतिबंधित कर देना, रिस्ट्रिक्टेड कर देना। एज ए रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, अगर हम लोग विदेशी व्यापार की दिशा के बारे में बात करें तो बेसिकली वो किसके साथ रिस्ट्रिक्ट था, ब्रिटेन के साथ, क्योंकि 50% से ज्यादा तो कहाँ होता था, यूके के साथ था। Because the British rulers exploited the Indian economy as a source of raw material and as a market for their export। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नेचुरल सोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, साथ साथ इंडियन मार्केट को ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए भी क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, जो हमारी कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, कंपोजिशन का मतलब होता है हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज नोन एज कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, रचना, कि विदेशी व्यापार की रचना। रचना में क्या आएगा बच्चों, एक तो एक्सपोर्ट आएगा और एक क्या आएगा, इंपोर्ट आएगा। तो हमारी जो कंपोजिशन थी वो क्या शो करती थी, बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के पिछड़ेपन के बारे में हमें बताती थी। एज अवर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड लार्जली टू रॉ मटेरियल वाइल अवर इंपोर्ट्स इंक्लूडेड लार्जली टू फिनिश्ड गुड्स। तो नो डाउट उसके अंदर दे रखा है ना कि बेसिकली हमारे जो रॉ मटेरियल थे वो ज्यादा थे एक्सपोर्ट के अंदर, और हम लोग इंपोर्ट किसको करते थे, फिनिश्ड गुड्स को। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलप तभी होगी ना जब हम अपने नेचुरल सोर्सेज का यूज करके सेल्फ प्रोडक्शन करेंगे और उससे फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करेंगे, ना कि हम अपने देश के नेचुरल सोर्सेज को अनदर कंट्रीज को प्रोवाइड करा के वहां से हम लोग फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। तो जो कंपोजिशन थी ना वो तो बेसिकली बता ही रही थी कि हमारे देश की जो पोजीशन है वो काफी बैकवर्ड है। आगे देखिए बच्चों, इसके जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मॉडरेट, काफी बेसिकली धीमा था, हम कह सकते हैं कि एवरेज था। इसके कारण बेटे हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से वो खत्म हो गए, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा क्या होता था, सरप्लस। कंपोजिशन क्या बताती है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे बेटा जो इम्पोर्ट थे वो तो फिनिश्ड गुड्स के थे और जो एक्सपोर्ट थे वो किस चीज के थे बच्चों, रॉ मटेरियल के। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था, पूरी तरह से प्रतिबंधित था, बिकॉज इंडिया का जो ज्यादा से ज्यादा विदेशी व्यापार था वो किसके साथ था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ था। तो बेटे ये हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स इसको अच्छे ढंग से सुनिए, अगर कोई पॉइंट आपका स्किप हो जाता है, आपको कम समझ आता है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।